हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान अकरम एंड यूर वाचिंग यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के सामने स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज जूल, इसका चैप्टर नंबर 4 और इसका पार्ट 1 जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 जो है दो पार्ट्स के अंदर इस लेक्चर को जो है हम फिनिश करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने साउंड्स ऑफ लैंग्वेज को पढ़ा, तो उसके अंदर हमारा बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि वो फोनेटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड था, क्योंकि फोनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है ना स्पीच साउंड्स की होती है, जबकि फोनेटिक्स के बाद का जो लेवल है लिंग्विस्टिक्स का वो फोनोलॉजी कहलाता है। तो चैप्टर्स जो हैं उनकी तरतीब भी कुछ ऐसे है कि चैप्टर 4 जो है अब वो फोनोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज, जो चैप्टर का नाम भी है। तो इसको हम आज आगाज़ करते हैं। इसको बुनियादी तौर पर मैं आपको ये चीज़ ज़रूर समझाऊंगा कि जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज जूल है, इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि उन्होंने आपके लेवल पर, यानी कि ख़ासतौर पर जो बीएस का लेवल है या मास्टर्स का लेवल है, तो उसके अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को एक सॉर्ट ऑफ डिफाइन किया हुआ है और विद फ्यू एग्जांपल्स। तो आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत लेंथी करके आप उसको पेश करें, बट डेफिनेटली जो लेक्चर होता है उसके अंदर चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं, लेकिन पेपर्स में कुछ लिखने के लिए और नंबर्स गेन करने के लिए सर्टनली आपको बुक को रेफर करना पड़ेगा। तो हम आगाज़ करते हैं। बुनियादी तौर पर फोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। फोनोलॉजी की सबसे पहली बात क्या है कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है उसको आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स। और ये जो मैंने रेड में कीवर्ड्स कुछ किए हुए हैं, ये सारे हमारे फोकस हमारा इनके ऊपर होगा कि पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ लैंग्वेज, यानी कि इसको हम फोनेटिक्स से लास्ट टाइम भी हमने इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी कि फोनेटिक्स जो है वो हमें पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड नहीं बताती, यानी ये नहीं बताती फोनेटिक्स कि कोई साउंड दूसरे साउंड के साथ आएगा तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा और क्या होगा और किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह का कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो साउंड्स की है वो हमें फोनेटिक्स नहीं देती, बल्कि फोनेटिक्स सिर्फ फोकस करती है कि कोई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है या उसको सुना कैसे जाता है, परसीव कैसे किया जाता है, ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। लेकिन फोनोलॉजी जो है वो एक स्टेप आगे बढ़कर हमें उन साउंड्स के जो डिफरेंट साउंड्स हैं उनके पैटर्न समझाती है कि कोई साउंड दूसरे साउंड के साथ मिलेगा तो कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस का क्या सूरत हाल बन सकती है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दो साउंड्स है या पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड है वो हम फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये कहता है कि इट इज कंसर्न्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड्स इन लैंग्वेज, यानी कि अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट को कंपेयर करें फिजिकल आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड के साथ, तो यहीं पे भी आपको फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का डिफरेंस क्रिएट होता हुआ नजर आता है। यानी कि फिजिकल आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड क्या है कि थ साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, या ख साउंड जो है वो उसकी एस्पिरेशन कैसी होती है, उसमें आर्टिकुलेटर्स कैसे मिलते हैं, ये वो फिजिकल है, यानी कि वो कोई मेंटल चीज नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, वो फिजिकली आप प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो साउंड्स आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनाइज होकर एक शक्ल में आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट या मेंटल एस्पेक्ट होता है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट होता है? इसलिए कि हर लैंग्वेज का अपना एक निजाम है और वो अपने निजाम के मुताबिक उन्होंने उनको इकट्ठा किया हुआ है। दूसरे लफ्जों में मैं मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे साउंड्स होंगे कि जो इकट्ठे एक लैंग्वेज में तो आ सकते हैं लेकिन दूसरी लैंग्वेज में नहीं आ सकते। अब फौरी तौर पर तो मेरे दिमाग में एग्जैक्ट उर्दू की एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूं। एक लफ्ज है पटारी। अब पटारी एक वर्ड है उर्दू का, अब इसके अंदर पे और टे जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर कोई ऐसा वर्ड मेरे दिमाग में भी इस वक्त नहीं आ रहा और आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कि जिसके अंदर पी फा साउंड और ठा साउंड इकट्ठे आ सकते हो। यानी कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, ये एक्चुअली मैंने एग्जांपल दी है एब्स्ट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द साउंड्स। इसमें आगे और भी कॉन्सेप्ट्स यकीनन मौजूद हैं। यानी कि फोनोलॉजी जो है वो आपकी अपनी लैंग्वेज और हर लैंग्वेज में डेफिनेटली उसका जो मेंटल और एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका निज़ाम है वो डिफरेंट है। तो हर लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से उसकी ऑर्गेनाइजेशन
प्रोनाउंसिएशन में मुख्तलिफ होती है। तो ये थोड़ा सा फोनोलॉजी के हवाले से मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा मजीद भी अगर कुछ वर्ड, कुछ लाइंस आपको समझने के लिए चाहिए हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अंडरलाइंग डिजाइन होता है। ये वही बात है, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में हम इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर साथ आप पढ़ें कि द ब्लूप्रिंट ऑफ ईच साउंड टाइप विच मे वेरी इन डिफरेंट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट्स, कि एक साउंड जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में आता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, वो कौन कौन सी मुख्तलिफ जगहों पर आ सकता है, ये फोनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक मैंने जितनी भी डिस्कशन की है ना, उसके अंदर मैंने ये डिस्कशन करने की कोशिश की है कि एक साउंड दूसरे साउंड या एक साउंड एक खास कॉन्टेक्स्ट में जब आएगा तो वहां पर वो क्या उसका सिलसिला होगा, क्या निज़ाम होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या उसका डिजाइन होगा, ये सब कुछ हम फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना होगा। फोनीम्स, अगरचे कि मैंने इससे अगली जो स्लाइड है उसमें फोन, फोनीम्स और एलोफोन्स का डिफरेंस भी क्रिएट आपके सामने किया है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है सम स्टूडेंट्स के लिए, वो इनके दरमियान में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि मैंने हमारी बुक है जॉर्ज जूल की, उसकी तरतीब को मैंने फॉलो किया हुआ है, तो यहां पर वो सामने नेक्स्ट टॉपिक यही बनता था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। पहली बात तो ये कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच है, ठीक है, इसको एक ज़हन में रखें कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये डिस्टिंग्विश करता है वन वर्ड फ्रॉम अनदर, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिस्टिंग्विश भी हो सकता है। और ये कैसे, इसकी एक एग्जांपल मैंने दी है, जैसे कि टैप और टैब। अब इसके अंदर ये टैप के अंदर फा साउंड है, ये मुख्तलिफ है टैब से जो कि बा साउंड है, यानी कि ये फा फनीम और ये बा फनीम, ये दो ऐसे फनीम हैं कि जो अलग हुए, मुख्तलिफ हुए तो लफ्ज भी मुख्तलिफ हो गया और मीनिंग भी मुख्तलिफ हो गया। तो फनीम जब मुख्तलिफ होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मीनिंग भी चेंज होता है, ये ज़हन में रखें। यानी ये टैप की जगह पे जब टैब हो गया तो फिर आप देखें कि पहले वाले फनीम तो सेम रहे, लेकिन सिर्फ एक फनीम के फर्क की वजह से जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सच मार्क्स आर कन्वीनियंटली यूज्ड टू इंडिकेट फोनीम्स, ये वाले जो ये सॉरी स्लैश मार्क्स, नॉट सच मार्क्स, स्लैश मार्क्स, ये एक निशानी है कि जब कभी भी कोई साउंड आपके सामने उसके साथ ये स्लैशेस लगी होंगी तो आप उसको फोनीम कहेंगे। अच्छा, ये स्लैश का समझना और ये जानना कि ये स्लैशेस फोनीम होते हैं, ये क्यों जरूरी है? ये दो बातों के लिए जरूरी है। ये नंबर वन बात ये है कि ये इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द लेटर टी। अब यहां पे अगर आप इस टैब को देखें तो ये टी लेटर है। क्यों टी लेटर है? क्योंकि इसके आसपास स्लैशेस नहीं है। अगर इसी के पास हम स्लैशेस दे दें तो पढ़ने में हमें यही लगेगा और होगा भी यही कि ये फनीम है। और एक और चीज से भी ये मुख्तलिफ इसको करता है और वो है ये, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। और ये इसको मैं मजीद आगे जाकर समझाऊंगा जब मैं आपको फोन के बारे में बात बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसको ये जो है ये फोनीम की सिंबल नहीं है, ये याद रखिएगा। फोनीम का सिंबल ये है। जब भी आप फोनीम लिखेंगे तो उसके लिए स्लैशेस लगाना जरूरी है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये कंट्रास्टिवली फंक्शन करता है। फोनीम जो है ये इट फंक्शंस कंट्रास्टिवली। इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा सा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मैं मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। क्या मतलब है कि वी नो दैट देयर आर टू फोनीम्स लाइक फा एंड व इन इंग्लिश बिकॉज दे आर द ओनली बेसिस ऑफ द कंट्रास्ट इन मीनिंग between the words fat and vat or fine and wine। यानी कि ये कंट्रास्टिवली डिफरेंट है। जैसे कि फैट के अंदर फा साउंड है और वैट के अंदर वा साउंड है। मैंने आपको कहा था कि ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं और वो इसमें समझा चुका था। यानी जैसे टैप और टैब में कंट्रास्टिवली यहां पे फा है तो उसके मुकाबले में यहां पे बा है, और टैग और टैन में यहां पे गा साउंड है तो यहां पे ना साउंड है। तो ये कंट्रास्टिवली आपके सामने फंक्शन कर रहा है। यहां गा साउंड है तो इसका कंट्रास्टिवली ना साउंड है। यानी अगर यहां पे टैग हो और यहां पे भी टैग हो, यानी यहां पे भी गा साउंड हो और यहां पे भी गा साउंड हो, या यहां पे फॉर एग्जांपल फैट है, यहां भी फा साउंड हो और यहां भी फा साउंड हो, तो फिर इसका मतलब है ये एक ही फोनीम है, तो ये कंट्रास्टिवली नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है कि ये फैट है, जो कि हम इसको जब हमने पढ़ा था प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन में, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो है हमारा लेबियोडेंटल साउंड है।
तो ये भी लेबियोडेंटल साउंड है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस मौजूद है और इस डिफरेंस की वजह से इन दोनों अल्फाज में फर्क आ जाता है और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। सो ये चीज थोड़ी सी आप लोग जो है इसको समझ लीजिएगा। दिस कंट्रास्टिव प्रॉपर्टी इज द बेसिक ऑपरेशनल टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग द फोनीम्स इन लैंग्वेज। यानी कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज के फोनीम को चेक करना चाहते हैं कि ये एक अलग फोनीम है या नहीं है, तो उसके लिए आपको इस तरह के टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आपने फैट यहां पे लिखा और यहां पे आपने वैट लिखा, तो अगर तो ये वाला फोनीम जो है इस फोनीम से डिफरेंट भी है और मीनिंग्स को भी डिफरेंट कर रहा है और मुख्तलिफ वर्ड भी बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फा और ये वा मुख्तलिफ फोनीम्स हैं। तो इस वजह से हम इनको फंक्शंस कंट्रास्टिवली कहते हैं। If you change one sound in a word, then there will be a change of meaning। और ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि ये चेंज ऑफ मीनिंग करते हैं फोनीम्स जितने भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट आपके सामने है जी, नेचुरल क्लासेस। अब ये कॉन्सेप्ट जो है आपकी उस बुक के अंदर मौजूद है, तो हम देखना चाहेंगे कि नेचुरल क्लास से क्या मुराद है। पहले तो यह है कि फोनोलॉजी के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन फोनोलॉजी अ नेचुरल क्लास इज ए सेट ऑफ फोनीम्स। इस बात को ज़हन में रखें, क्या है जी? A set of phonemes in a language that share certain distinctive features। इस सारी डेफिनेशन में इसका मतलब वाज़ेह है। यानी कि पहली तो चीज है कि ये नेचुरल क्लास, जब क्लास का वर्ड आ गया तो उससे ये बात जाहिर होगी कि ये एक चीज नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है, क्योंकि क्लास बनती है। अगर जानवरों की क्लास हो तो जानवरों की क्लास क्या होगी? जानवरों की क्लास होगी कि एक किस्म के जानवर हैं तो वो तब क्लास बनेंगे, एक किस्म के स्टूडेंट हैं तो वो क्लास बनेगी। तो इसी तरह जो नेचुरल क्लास है उसके अंदर भी हम एक से जायद फनीम यानी सेट ऑफ फनीम्स की बात कर रहे हैं। पहले तो ये ज़हन में रख लें। और दूसरी क्या बात है इसमें समझने वाली, दे शेयर सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। उनके जो फीचर्स हैं इन सेट ऑफ फनीम्स के, उनमें से कुछ फीचर्स आपस में मिलते जुलते हैं और वो एक जैसे हैं, तो ऐसों को हम नेचुरल क्लास का नाम देंगे। अभी हम एग्जांपल से भी इनको समझते हैं, आप परेशान ना हो। अब क्लासेस आर डिफाइंड बाय डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैविंग रेफरेंस टू आर्टिकुलेटरी और अकूस्टिक फोनेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हम बात कर रहे थे ना कि सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स कि कुछ फोनीम्स ऐसे होते हैं कि जिनके फीचर्स एक जैसे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। एक इंसान है, अब इंसान के फीचर्स क्या हैं कि इंसान, हम सब के सर होते हैं, एक जैसी बात है। हम सब के नाक होते हैं, एक जैसी बात है। हम सब की ज़बान होती है, एक जैसी बात है। हम सब के हाथ होते हैं, एक जैसी बात है। तो फिर हम बोलते हैं, हम एक जैसी बात है। हमारा दिमाग काम करता है, एक जैसी बात है। तो हम क्या हैं? हम एक नेचुरल क्लास हैं। लेकिन इस नेचुरल क्लास को हम जब फोनोलॉजी में पढ़ते हैं तो फोनोलॉजी के अंदर हम फोनीम्स की बात कर रहे हैं कि वो वाले चंद फोनीम्स जिनके आपस में कुछ फीचर्स मिलते जुलते होंगे, वो नेचुरल क्लास कहलाएगी। और उन फीचर्स को किन बुनियादों पर हम जज करेंगे? उनको हम आर्टिकुलेटरी बुनियादों पर जज करेंगे। आर्टिकुलेटरी बुनियादों पर क्या मतलब है कि उनकी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन एक जैसी हो, ठीक है। या फिर अकूस्टिक प्रॉपर्टीज, यानी कि वो सुनने के अंदर जो हमारी अकूस्टिक, फॉर एग्जांपल वॉइसिंग की बात अगर हम कर लें, वॉइस्ड हूं या वॉइसलेस हूं। फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात भी कर सकते हैं, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात भी कर सकते हैं, और कुछ और भी फीचर्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी चंद एक फोनीम्स, जिसकी मैं अभी एग्जांपल भी आपको देने लगा हूं, अगर वो कुछ फीचर्स एक जैसे उनमें होंगे तो हम उनको एक नेचुरल क्लास मानेंगे। For example, the set containing the sounds p, sound, t, sound and k sound. For example, आप इसको set of phoneme समझ लें। ये एक set of phoneme है, तो इसको हम natural class of voiceless stops कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये तीनों के तीनों voiceless भी हैं और तीनों की तीनों स्टॉप्स भी हैं, यानी कि जिनको हम लोग प्लोसिव्स कहते हैं। यानी कि इनकी वॉइसिंग और इनके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये दो वो फीचर्स हैं जो हम कह रहे थे ना कि सर्टन दे शेयर सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो ये दो वो फीचर्स हैं जो ये शेयर करते हैं तीनों के तीनों, इसलिए ये क्या बन गए? एक नेचुरल क्लास बन गई। तो उम्मीद है कि आपको इस नेचुरल क्लास का समझ आई होगी। और कुछ और भी मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं कि दिस क्लास इज वन ऑफ सेवरल अदर क्लासेस। और भी क्लासेस हो सकती हैं, आप इनकी क्लासेस बनाते जाएं, बहुत सारी क्लासेस बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने कौन सी क्लास बनाई थी? वॉइसलेस स्टॉप्स की क्लास। एक और क्लास हम बना लेते हैं वॉइस्ड स्टॉप्स की, यानी कि वो वाले कॉन्सोनेंट्स जो वॉइस्ड भी हूं और प्लॉसिव्स भी हूं।
तो ये क्या हो गया, दो फीचर्स हैं जो कि ये आपस में मैच करते हैं, तो लिहाजा ये हमारी एक ऐसी नेचुरल क्लास बनी जो कि दो फीचर्स इनके आपस में मिलते जुलते हैं, और वो कौन कौन से हैं, ड एंड ग। इसी तरह एक और क्लास है वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स की। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो क्लास है आपके सामने नजर आ रही, ये सारे के सारे न सिर्फ वॉइसलेस हैं बल्कि फ्रिकेटिव भी हैं। तो ये वॉइसलेस, फ्रिकेटिव, वॉइस्ड, स्टॉप्स, ये सब क्या हैं, दे शेयर सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर्स, और इनकी बुनियाद पर हम इनको एक नेचुरल क्लास मानते हैं। बाकी जो कुछ मैंने समझाया, आप लोग इस स्क्रीन को, क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप लोग बेशक इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लिया करें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस इतना सा है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इसको दूसरों तक भी शेयर कर दें, उनका फायदा भी हो जाए, और उनको आप ये भी कह दें कि भाई साहब इसको सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं, और ये वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फोन, फनीम एंड एलोफोन्स का, जो कि आपको मैं समझाने लगा हूं। फोन क्या है, फोन इज द एक्चुअल साउंड ऑफ अ वर्ड, जो किसी भी वर्ड का, आप जैसे मुझे अगर सुन रहे हैं ना इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड बोलता हूं बैट, आपने जो सुना ये क्या था, एक्चुअल साउंड, जो आपने सुना, जो मैंने बोला, ये एक्चुअल साउंड है। ऑफ अ वर्ड दैट यू कैन हियर इज रिप्रेजेंटेड इन फोनोलॉजी विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये वो स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, मैंने आपको बताया था। यानी फोन और फोनीम को अगर आपने लिखना होगा तो इनमें फर्क होगा। फोनीम जो है उसको हम स्लैशेस के जरिए, और फोन जो है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए जाहिर करते हैं। तो फोन, पहली बात तो ये समझ लें कि ये एक्चुअल साउंड है जो आप सुन रहे हैं इस वक्त। मुझे किसी भी वर्ड को आप ज़हन में रखें तो आपको जो सुनाई दे रहा है वो एक्चुअल साउंड है उस वर्ड का, और इसको हम फोन कह रहे हैं। दूसरी बात कि फोन मीन्स अ साउंड, एनी साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल ऑर्गन्स। कोई भी जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पेश करते हैं। यानी अगर आपके सामने ये लिखा हुआ नजर आए तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ठा फनीम है, बल्कि ये क्या है, ठा फोन है। अभी हम मजीद इसको समझेंगे और मजीद इसकी क्लैरिटी आएगी, आप परेशान नहीं होना। फोन इज अ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ फोनीम। ये बड़ी मजे की बात है, और इससे ज्यादा आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ कि फोनीम से फोन निकलता है। क्या हुआ, फोनीम से फोन निकलता है। यानी एक्चुअल जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्चुअल हमारा सिंबल है, वो तो है फोनीम, लेकिन जो हम प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है सिंबल, एक होता है सिंबल, और एक होता है उस सिंबल को बोलना और फिर किसी का उसको सुनना। तो जो सिंबल है, जो किताब पर लिखा है, जो लैपटॉप पे लिखा है, वो हमारा फोनीम है। लेकिन जब हम उसको बोलते हैं और उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उस बोलने को, तो वो हमारा फोन होता है। अभी भी नहीं समझ आई होगी तो इंशाल्लाह मजीद जो मैं क्लैरिटी करूंगा तो आपको जरूर समझ आ जाएगी, डोंट वरी। अब आ जाते हैं फोनीम्स के ऊपर। तो फोन को तो हमने स्टडी किया, अब फोनीम की बात करते हैं कि फोनीम्स आर यूजुअली रिटन इन स्लैशेस। पहली बात, एक बात आ गई। और दूसरी चीज क्या है, इट इज द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड। ये जब मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मेंटल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक एब्स्ट्रैक्ट जो साउंड की हैसियत है कि ये यूं बोला जाता है, इसको हम फोनीम कहते हैं और इसको हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी यूं बोला जाता है, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन हुई, और जो बोला एक्चुअली मैं बोलता हूं वो मेरा फोन है। जो एक्चुअल में बोलता हूं वो फोन हुआ, और जो मेरी मेंटल रिप्रेजेंटेशन जैसे बोला जा सकता है या जैसे बोला जाना चाहिए, उसको मैं फोनीम कह रहा हूं। ठीक है, अभी भी मजीद मैं समझाता हूं आपको। When we have a set of phones, क्या मतलब कि जब हमारे पास एक साउंड का, एक फोनीम का मुख्तलिफ फोन्स आ जाते हैं, तो हम उन तमाम फोन्स को जो एक जैसे सिर्फ एक ही फोनीम से निकले हुए हैं, उनको हम एलोफोन्स कहते हैं। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मेरे ख्याल में मैंने यहां पे इसको शायद अलग से मैंने नहीं दिया, तो मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि शायद मैं इसको लिख पाऊं। अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे सामने ये साउंड है और ये हमारा एक फोनीम है, फा फोनीम, ठीक है, ये हमारा एक फा फोनीम है। सॉरी फॉर दिस कि मैंने गलत इसको, सही आपको शायद लिखने में समझ आए या नहीं। इसके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आगे फोन्स हो सकते हैं। वो कैसे कि यहां पे हमारा एक फोन है जो कि फा एस्पिरेटेड है, जो किसी भी वर्ड के शुरू में आएगा, यहां पे हम उसको लिख सकेंगे। कोई जब फा दरमियान में आता है, फॉर एग्जांपल शुरू में कौन सा आता है, जैसे पाकिस्तान, जैसे पैटर्न, जैसे पावरफुल,
تو یہ پھا شروع میں آ رہا ہے اور اس ساؤنڈ کا جب ہم بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، لیکن جب یہ درمیان میں آئے گا کسی ورڈ میں جیسے اسپیشل، تو آپ دیکھیں گے کہ شروع والا پھا ساؤنڈ اور درمیان والے پھا ساؤنڈ میں فرق ہے، لیکن یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ ایک ہی پھا فونیم سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ہیں تھوڑے سے مختلف لیکن یہ دونوں کن سے نکلے ہوئے ہیں؟ ایک فونیم پھا سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں جب ایک ہی سیٹ کے ہیں تو پھر یہ ایلوفون کہلائیں گے۔ ایلو سے مراد ہوتا ہے ایک جیسا، یاد رکھنا ایلو سے مراد ہوتا ہے ایک جیسا، جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ایک فونیم کے مختلف فونز جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں ان کو ہم لوگ ایلوفونز کہتے ہیں۔ امید ہے کہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں بھی آئی تو انشاءاللہ تعالی میں نے ایک بالکل سیپریٹ ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ لوگوں کو ایلوفونز کے حوالے سے سیپریٹلی ڈائیگرام کے ذریعے بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، تو وہ میرے اس چینل پر موجود ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور کانسیپٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن۔ کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ بھی فونالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں۔ کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن از دا ڈسٹریبیوشن آف فونیمز in their respective phonetic environments in which one phone never appears in the same phonetic context as the other۔ یہ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ کیا مطلب ہے؟ سادہ لفظوں میں اگر کسی بھی ایک فون جو ایک جگہ پہ آ رہا ہوگا دوسری سچویشن میں وہی فونیم نہیں آ سکتا۔ جیسے میں ایک عام سی مثال دوں کہ دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص ایک بندے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے لیکن وہی شخص دوسرے اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ جیسے ہم کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر میں کہوں جی لیٹ سے میں پانی کی بات کروں، اب پانی جو ہے ہم جب کھانا کھا رہے ہیں تو ساتھ پی سکتے ہیں، لیکن جب چائے پی رہے ہیں تو ہم پانی وہاں پہ پی نہیں سکتے۔ یہی کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک ساؤنڈ ایک مخصوص جگہ پر ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں تو ہم اس کو بول سکتے ہیں، لیکن وہی ساؤنڈ دوسری جگہ پر جب آئے گا تو وہاں ہم اس کو نہیں بول سکتے۔ اس کو ہم کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں، لیکن میں مزید ایگزامپل کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فار انسٹنس ان انگلش پھا اینڈ پھا آر ایلوفونز۔ یہ وہ میں ایلوفونز تھا جس کی میں بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسکوائر بریکٹس ہیں، اور اسکوائر بریکٹس کیا ہوتے ہیں؟ فون۔ اور فون کیا ہوتے ہیں؟ ایک فونیم کی مختلف شکلیں یا مختلف ساؤنڈز، ایک ہی فونیم کی مختلف ساؤنڈز، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پھا اینڈ پھا آر ایلوفونز آف فونیم پھا، اور یہاں پہ فونیم کے بعد جب سلیشز لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں یہ ایک ہی فونیم کے پھا کے ہیں؟ بیکاز دے اکر ان کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن۔ کیسے؟ کہ پھا ساؤنڈ جب ایچ اوپر لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایسپیریشن کے ساتھ بولا جائے گا۔ پھا جب اوپر ایچ لکھا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسپیریشن۔ ایسپیریشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ساؤنڈ جب آپ پروڈیوس کرتے ہیں اپنے منہ سے، تو اگر آپ اپنے منہ کے سامنے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں اور اس ساؤنڈ کو پروڈیوس کریں تو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ایک پف آف ایئر آپ کو محسوس ہوگی۔ جیسا کہ میں ابھی بولتا ہوں اور آپ بھی اگر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے منہ کے سامنے رکھیں اور ساؤنڈ پھا پروڈیوس کریں تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی جو ہوا ہوگی وہ آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ آپ کو محسوس ہوگی۔ پھا پھا۔ تو آپ جب یہ پروسیس ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ایسپیریٹڈ ساؤنڈ۔ تو یہ جو ایچ اوپر لکھا ہے اس کو ہم ایسپیریٹڈ ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو یہ کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن کا رول یہ کہتا ہے کہ پھا ساؤنڈ جو کہ ایسپیریٹڈ ہے یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا۔ سلیبل کا آن سیٹ، یہ آن سیٹ اور سلیبل میں اگلے لیکچر میں سمجھاؤں گا۔ میں یوں سادہ لفظوں میں یوں سمجھا دوں کہ یہ لفظ کے شروع میں آئے گا یا سلیبل کے شروع میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جبکہ جو دوسرا ساؤنڈ ہے یہ والا جو کہ ایسپیریٹڈ نہیں ہے یہ شروع کی بجائے درمیان میں آئے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساؤنڈ جو کہ ایسپیریٹڈ ہے یہ ایک مخصوص جگہ پہ آ سکتا ہے، یہ دوسری جگہ پہ نہیں آ سکتا، جو کہ میں نے آپ کو ابھی سمجھائی ہے۔ تو اس کو ہم لوگ کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں، اور یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پھا اکرز ان آل ادر سچویشنز، یعنی کہ یہ والا جو پھا ہے جو کہ ایسپیریٹڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایچ نہیں لکھا ہوا، یہ ایسپیریٹڈ نہیں ہے، یہ شروع میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ والا صرف شروع میں آئے گا اور یہ والا شروع میں نہیں آئے گا، کسی اور درمیان میں یا اینڈ پر آئے گا۔
تو اس کو ہم لوگ کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. اور میں دوبارہ سے آپ کو یاد دلا دوں, میں نے کہا تھا کہ پانی ہے, دونوں پینے کے لیے ہے. پانی کوئی بھی شخص پینا چاہے تو پی سکتا ہے, لیکن پانی کھانا کھاتے وقت تو پی سکتے ہیں, لیکن چائے پیتے وقت ہم نہیں پی سکتے. یعنی کہ اس کی ایک مخصوص سچویشن ہے جہاں پہ اس کو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ جو ایلوفونز ہوتے ہیں وہ آپس میں کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوٹڈ اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے, وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا. یہ تھا ہمارا جو ہے کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن. ہماری 2 سلائیڈز رہ گئی جو کہ بہت آسان ہیں. ایک ہے منیمل پیئرز اور سیٹس, اس کو کہتے ہیں. منیمل پیئرز کس کو کہتے ہیں؟ فونیٹک ڈسٹنکشنز ان اے لینگویج کین بی ٹیسٹڈ وائا پیئرز اینڈ سیٹس آف ورڈز. منیمل پیئرز وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بھی 2 ورڈ جیسے کہ فین اینڈ وین یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ان میں صرف ایک فرق ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہاں پہ فا ساؤنڈ ہے اور یہاں پہ وا ساؤنڈ ہے, تو یہ منیمل پیئر کہلائے گا. پیئر میں 2 ہوتے ہیں, لیکن ایک شرط ہے, اور وہ شرط کیا ہے کہ جو بھی ساؤنڈ ڈفرنٹ ہو وہ اپنی سیم پوزیشن پر ہو. جیسے فا ہے تو یہ شروع میں آ رہا ہے, تو وا ہے یہ بھی شروع میں ہونا چاہیے. یعنی جو 2 ساؤنڈ آپس میں مختلف ہیں وہ سیم پوزیشن پر ہونے چاہیے. اگر میں یہاں پہ اس کو ایک اور میں منیمل پیئر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو کیا ہوگا؟ فین اینڈ فن. فن FUN والا, تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ فا اور نا تو دونوں میں سیم ہے فین اینڈ فن میں, لیکن ایک میں درمیان میں اے آ رہا ہے اور ایک میں درمیان میں آ رہا ہے. تو یہ سیم پوزیشن پر ایک ساؤنڈ کا چینج ہونا, اس طرح کے ساؤنڈ جو کہ سننے میں ایک جیسے لگیں, فین فن, اور صرف ایک ساؤنڈ سے ڈفرنٹ ہوں لیکن ان کی پوزیشن سیم ہو, ان کو ہم منیمل پیئر کہتے ہیں. جبکہ منیمل سیٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں منیمل سیٹس کی ایگزامپلس بھی پیش کر دیتا ہوں. وہ سیٹ جو ہے سمپل کیا ہے کہ پیئر میں 2 ہوں گے, جیسے فین وین بیٹ بیٹ, اور سیٹس میں ایک سے زائد ہوں گے, فین وین کین بین. اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں سمپل جو ہے آپ کا پہلا جو ساؤنڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہو رہا ہے, فا ساؤنڈ, وا ساؤنڈ, کھا ساؤنڈ اینڈ با ساؤنڈ, باقی سب سیم ہے. تو اس طرح کی جو سیٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ منیمل سیٹس کہتے ہیں. لاسٹ ہماری سلائڈ ہے جس کو ہم لوگ فونوٹیکٹکس کہتے ہیں, اور یہ فونوٹیکٹکس بیسیکلی ایک برانچ آف فونالوجی ہے, اور یہ کس سے ڈیل کرتی ہے؟ یہ اس سے ڈیل کرتی ہے, اٹ ڈیلز ود دی ریسٹرکشنز ان لینگویج آن پرمیسیبل کمبینیشنز آف فونیمز, کہ کون سا فونیم کس فونیم کے ساتھ, کتنے فونیم ایک جگہ پہ, کون سا فونیم کس کے ساتھ آ سکتا ہے, کون سا فونیم کس کے ساتھ نہیں آ سکتا. ان ریسٹرکشنز کی سٹڈی کو کہ کون سا فونیم کس کے ساتھ آ سکتا ہے, کون سا فونیم کس کے ساتھ نہیں آ سکتا, کون سے کمبینیشنز ممکن ہیں, اس طرح کی سٹڈی کو ہم لوگ فونوٹیکٹکس کہتے ہیں. لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جو لنگوسٹکس ہے یہ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج ہے, اور آپ لوگوں کو اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے ان کانسیپٹس کو گریب کرنے کے لیے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ میرے لیکچرز کو دیکھنا چاہیں تو پہلے تھوڑی سی ایک دفعہ اسٹڈی پلیز اپنے چیپٹر کو جو اسٹڈی آف لینگویج جار جول کا ہے اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ ضرور کر لیا کریں, پھر میرا لیکچر سنا کریں, اور پھر لیکچر سننے کے بعد جو بھی کانسیپٹس آپ کو ڈیفیکلٹ لگیں, پھر بھی کنفیوژن ہو, تو آپ لوگ جو ہے دوبارہ اپنے اس لیکچر کو بھی سن سکتے ہیں, بک کی طرف واپس بھی جا سکتے ہیں, اور میرے سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. مائی کانٹیکٹ نمبر از بائی دا وے